हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें तोड़ी गई, सबके बच्चे गिरफ्तार किए गए और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो भीड़ की जो मानसिकता है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी आड़ में सरकार न्याय प्रक्रिया में जाने के बजाय, विधि प्रक्रिया में जाने के बजाय, और जो सीआरपीसी के जो कानून है कि जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी, उसके परिवार को, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके छोटे बच्चे, उसकी बीवी को वो सज़ा नहीं मिलेगी, इन सब का ध्यान रखे बगैर वो उन्होंने अंधाधुंध बुलडोज़र चलवाए और उन लोगों पर भी चलवाए जो पत्थर फेंकने लायक ही नहीं थे, जिनके दोनों हाथ नहीं है मान लीजिए, या कोई बूढ़ी महिला है उसको कह दिया कि उसका घर जो है अवैध ज़मीन पे बना है जबकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ कमी नहीं है, कुछ गलतियाँ नहीं हैं, बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं, बहुत सा पुरातन पंथ है। हमें इन सब पर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो इस नज़रिए से ये ऑर्गेनाइजेशन हम सब ने मिल करके बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज 2022 की अगर मैं बात करूं आपसे तो पूरी तरीके से देश में भीड़ का राज दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी लोग निकल आ जाते हैं और उसके बाद देखने को मिलता है कि 2 दिन बाद वहाँ पे वायलेंस होता हुआ दिखाई देता है। आज अगर बात करें कानून की तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप होते हुए नज़र आ रही है। दिल्ली की अगर मैं हाल ही में बात करूँ तो आपने देखा होगा किस तरीके से वायलेंस हुआ। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, महाराष्ट्र की बात कर लूँ, हर जगह ऐसे वायलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस भीड़, जिस तरीके से भीड़ निकलती है, कानून पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके इम्पार ने एक एडवाइजरी जारी की है मुसलमानों को लेकर कि वो कैसे अपना त्यौहार मनाएं, कैसे रहे और क्या क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं। हमारे साथ आज सीबा असलम फहमी मैम मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इन सारी एडवाइजरी में, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में जब आपके आगे पीछे वायलेंस हो रहा हो, जब चीज़ें ख़राब हो रही हो, तो कैसे आप लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैम आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ते हुए नज़र आ रही, कोई कानून व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, क्या करे इस ऐसे में मुस्लिम समाज? बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मसला सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है, ये हर उस समाज का है जो कमज़ोर है। आपने देखा होगा ये शोभा यात्राएं, ये भीड़ उन्हीं इलाकों में जा रही है जहाँ कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं। अमीरों के मोहल्लों से नहीं निकल रही हैं, साउथ दिल्ली से नहीं निकल रही हैं, वसंत कुंज से नहीं निकल रही हैं, सैनिक फार्म से नहीं निकल रही हैं। तो यानी इन्होंने खुद पहले ही तय किया है कि इस मुल्क के और इस समाज के जो कमज़ोर लोग हैं हम उनके बीच में जाएंगे और उनकी तरह तरह की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। यानी कि कई बार उनको एजुकेशन की कमी होती है, कई बार वो गरीब होते हैं, कई बार उनको जानकारियों की कमी होती है, उनको नहीं पता कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इस तरह के जो आम लोगों के मोहल्ले हैं उनमें जा कर के लोगों को में एक आतंक पैदा करना और ये बताना कि हम भीड़ हैं, हमारे आगे पुलिस भी कुछ नहीं बोलेगी, हमारे आगे ये पूरी कानून व्यवस्था चुप रहेगी, ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश है। इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म ने ऐसे हालात के मद्देनज़र, और क्योंकि ईद भी आ रही है, तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि एक एडवाइज़री और एक अपील जारी करें समाज से और ख़ासकर मुस्लिम समाज से कि कैसे थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करें, कैसे वो होशियारी से ऐसे हालात का सामना करें और कैसे वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और उन सब से बढ़ कर के कैसे समाज के अंदर जो सौहार्द है, जो आपसी भाईचारा है विभिन्न समुदायों का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसको और कैसे मजबूत करें, कैसे कमेटियाँ बनाएं, पीस कमेटी बनाएं, इंटरफेथ कमेटी बनाएं, जिससे कि जब आपके मोहल्ले से कोई इस तरह की अराजक भीड़ निकले या शैतानी जहन वाले लोग आपको कन्फ्रंट करें तो आप मिल करके मुत्तहिद होकर के सामने आए। जहांगीरपुरी में जो हुआ उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ इतना सब होने के बाद और इतने दिन उन लोगों ने कर्फ्यू भी झेला और उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई हुई, इसके बावजूद इलाके के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं। उन्होंने एक दिन के लिए भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला और लगातार उन्होंने एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे रहे और फिर उन्होंने एक अच्छी तिरंगा यात्रा निकाली और ये मैसेज दिया कि रिहायशी जो इलाका है वहाँ पर कोई मसला नहीं, जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने अराजकता करी, और यही तरीक़े होते हैं। तो हम भी उसी पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम उस सिचुएशन को से बचें जिससे कि बहरहाल गरीबों का, कमज़ोरों का ही नुकसान होता है। हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें तोड़ी गई, सबके बच्चे गिरफ़्तार किए गए और इस पर
कोई बात नहीं कर रहा है कि हथियार से लैस एक भीड़ आती है, एक बार आती है और बदतमीज़ी करती है और गंदे फहाश नारे लगाती है, तब सब लोग सब्र से बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। दूसरी बार आते हैं तब भी कुछ नहीं, तीसरी बार आते हैं जब माहौल बिगड़ जाता है तब जा कर के वो लोग रुके, और उससे पहले तक लगातार वो गुजरते रहे, कोशिश करते रहे, बार बार शोभा यात्रा लेके आते रहे, जिससे कि माहौल बिगड़ जाए। वीडियो में भी देखा गया कि गन्स थी उनके पास, हॉकी थी, तलवारें थी उनके पास, ऐसी कई चीज़ें थी जिससे कहीं ना कहीं दंगा हो सकता था, और वहाँ से पुलिस भी उनके साथ थी। जो रूट था वो रूट भी तय नहीं था, उनको परमिशन भी नहीं थी। इसके बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। किस तरीके से देखते हैं आप, जब इतनी वीडियोस वायरल होने के बाद जो सोशल मीडिया पे आम तौर पे हर इंसान को मिल रही है, ना उस पर आज प्राइम मिनिस्टर बोलने को तैयार है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो खबर दिखाई जाती है। ये बात सही है कि बहुत ताज्जुब होता है कि जब बार बार एक ही सड़क से शोभा यात्रा निकाल करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में जो पुलिस महकमे की जो लीडरशिप है, जो आला अधिकारी हैं, वो कहाँ हैं? उनके अपने रिपोर्टिंग करने वाले कैमरे कहाँ हैं, जिससे वो ये जांच कर सकें कि कौन क्या कर रहा है? तो मुझे वाकई इस बात से ताज्जुब होता है कि माहौल को देखते हुए, क्योंकि दूसरे इलाकों में हो चुका था, मध्य प्रदेश में हो चुका था, राजस्थान में हो चुका था, माहौल को देखते हुए भी वो सारे सतर्कता के लिए उन्होंने वो सब कुछ क्यों नहीं किया जो ऐसे हालात में पुलिस को करना होता है। और दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है। मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि वो अपनी सूझबूझ से और अपनी कारकर्दगी से बहुत एफिशिएंट, बहुत प्रोफेशनल है। तो ये सवाल आपको ज़रूर एज ए जर्नलिस्ट उन लोगों से पूछना चाहिए, पुलिस महकमे के बड़े लोगों से। अच्छा मैम, इसके बाद बात करेंगे इम्पार पे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मैम अभी हाल ही में बुलडोज़र को लेके लगातार सरकार जो है एक्शन लेते हुए नज़र आ रही है। मैम कानून है इस देश में, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और साथ ही साथ डीएम है, पुलिस फोर्स है हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों के होने के बाद डायरेक्ट हम अगर बुलडोज़र से अपना काम बुलडोज़र से अगर काम चला रहे हैं और डायरेक्ट हम वहाँ पे कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, सीधा वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो कार्रवाई करवा देते हैं। मुसलमानों के भी हाल ही में घर तोड़े गए। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या सच में देश में कानून बचा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है आपके हिसाब से? बुलडोज़र का मामला शुरू हुआ था, जो नुमाया तौर पे वो आया था विकास दुबे के मामले में, ठीक है, और वो एक बड़ा अपराधी था और उसने उस दिन बहुत बड़ा कांड किया था, इतने पुलिस अधिकारियों को मारा था। तो उसके बाद जब ये हुआ था तो बहुत से लोगों को ये लगा कि ये जस्टिफाइड है, इतना बड़ा उसने गुनाह किया, अपराध किया। तो होता यही है कि जब हमें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं रहता है, पूरी कानून की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहता है, तो हम इस तरह के त्वरित न्याय जो जिसे हम कहते हैं, वो त्वरित न्याय में हम चले जाते हैं और उसी का फ़ायदा फिर सरकारें उठाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये शुरू किया और फिर बाकी जगह ये हुआ। ये जो भीड़ की जो मानसिकता है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी आड़ में सरकार न्याय प्रक्रिया में जाने के बजाय, विधि प्रक्रिया में जाने के बजाय, और जो सीआरपीसी के जो कानून है कि जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी, उसके परिवार को, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके छोटे बच्चे, उसकी बीवी को वो सज़ा नहीं मिलेगी, इन सब का ध्यान रखे बगैर वो उन्होंने अंधाधुंध बुलडोज़र चलवाए और उन लोगों पर भी चलवाए जो पत्थर फेंकने लायक ही नहीं थे, जिनके हाथ, दोनों हाथ नहीं है मान लीजिए, या कोई बूढ़ी महिला है उसको कह दिया कि उसका घर जो है अवैध ज़मीन पे बनाए, जबकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। तो आज नहीं तो कल हमारे सरकारों को और हमारे समाज को इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ये एक ख़ास तरह का उन्मादी दौर है जिसका फ़ायदा सरकारें उठा रही हैं और अपने वोट को पोलराइज़ करने के लिए वो ये कर रही हैं। गरीब को गरीब के ख़िलाफ़ खड़ा करना यही सरकारों का काम है। अगर गरीब को गरीब के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा करेंगे तो गरीब जो है वो अमीर के ख़िलाफ़ जब खड़ा हो जाएगा तो वो संभाल नहीं पाएंगी ये सरकारें, वो जानती हैं। तो हमारी जो गरीबों की लड़ाई थी वो सरकार से लड़नी थी कि आप हमारा हक़ हमें दीजिए, आप सारा का सारा इस देश का संसाधन, इस देश की सारी अकूत दौलत एक तरफ जमा होने दे रहे हैं, वो उन पर बात ना हो, इसलिए गरीब को गरीब से लड़ाया जाता है। अमीर सारे खुश हैं, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं है। मैम तो ऐसे में अभी आपने इम्पार की बात की थी मैम, कुछ चीज़ें मैंने समझी उसमें, जैसे कि कैमरा लगाने की बात हुई, साथ ही साथ लाइव करने की बात कही गई, तो और एक कम्युनिटी बनाने की बात, कमेटी बनाने की बात हुई।
क्या क्या और चीज़ें हैं जिनसे फ़ायदा हो सकता है, आप बता सकते हैं? जी, हम लोगों ने तो एक देखिए इम्पार का मैं आपको बताऊं, इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म, ये कोविड के दौरान जिस वक्त तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ एक तरफा अभियान चल रहा था और उसकी आड़ में सभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया गया। यहाँ तक जो सब्ज़ी बेच रहे थे, जो फल बेच रहे थे, जो आपके छोटे छोटे काम मोहल्लों में कर रहे थे, उन सब के ख़िलाफ़ जब माहौल बन रहा था तो उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए, और उसी के रिस्पॉन्स में ये ऑर्गेनाइजेशन बना कि इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म, यानी कि हम प्रगति और हम सुधारवादी कार्यक्रम चलाएं अपने समाज के अंदर। कोई समाज परफेक्ट नहीं है, हम सब एक बदलाव से गुजरता हुआ समाज है। नए ज़माने के साथ कैसे जीना है, कैसे चलना है, नए ज़माने के तकाज़ों में ख़ुद को अपने कामयाब कैसे रखना है, हम इन पर बात करें समाज के अंदर। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ कमी नहीं है, कुछ गलतियाँ नहीं हैं, बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं, बहुत सा पुरातन पंथ है। हमें इन सब पर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो इस नज़रिए से ये ऑर्गेनाइजेशन हम सब ने मिल कर के बनाया। अब सवाल ये है कि बकरीद आती है तो हम एडवाइज़री और अपील जारी करते हैं कि भाई अब आपकी बकरीद से दूसरों को परेशानी ना हो, आप जब कुर्बानी करें तो उसकी जो पवित्र भावना है उसको बनाए रखें, और वो सारी चीज़ें जो फेंकनी है उसको आप खुले में ना डाल दें, उसमें बदबू ना आए, उसमें बीमारी ना फैले, जो आने वाले जाने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उनका निकलना दूभर ना हो जाए। इसी तरह से हम शबरात में भी हम लोगों ने किया कि हमारे ये इबादत की रात है, बहुत से नौजवान बाइक लेकर के सड़कों पर बदतमीज़ी करते हैं, वो ना करें, और उसमें भी कमी आई है। उसी तरह से ये जो अभी माहौल चल रहा है शोभा यात्राओं का, तो सबको ये फ़िक्र थी कि ईद वाले दिन या ईद के बाद या अलविदा जुमे को कोई बात ना हो जाए, तो उसके लिए हम फ़िक्रमंद थे। तो ये एक अपील और एडवाइज़री जारी हुई है कि नमाज जब पढ़ें तो नमाज जो है आप बेवजह इस बात का ध्यान रखें कि लाउड स्पीकर की आवाज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, आप पब्लिक स्पेस ना घेरें, राहगीरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मल्टीपल जमात खड़ी कर लें एक के बाद एक, लेकिन इस बात का लिहाज करें कि आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमने पीस कमेटी, मोहल्ला कमेटी की बात करी है, छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में भी, वो आपने पढ़ाई है कि उसमें सारे मज़हब के समुदाय के लोगों को शामिल करके वहाँ पे आप पुलिस के जो आला अधिकारी हाँ, और अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी, अगर आप अपनी अपनी स्ट्रीट और सड़क की जिम्मेदारी ले लें कि हम यहाँ नहीं कुछ बुरा होने देंगे, तो ये है। दूसरी बात, एक सब्र की भी बात है। देखिए मुहर्रम में भी लोग तलवार और छुरियाँ लेकर के निकलते हैं, कभी इसकी वजह से तो ये नहीं लगा। उसी तरह से शोभा यात्राओं में तलवार लेकर के निकलना जो है वो पहले से होता रहा है, लेकिन अभी उसमें एक ख़ास तरह का अपराधी तत्व शामिल हो गया है जिसका मकसद होता है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें इससे बचना है। ठीक है, जब हमें पता है कि ये हमें फंसाने के लिए हो रहा है, आपके आगे केले का छिलका डाल दिया जाए कि आपका पैर पड़ेगा और आप फिसलेंगे, और आपको जब पता चल जाए तो भाई मत फिसलिए, मत पैर डालिए उसके ऊपर। तो ये जो एहतियात का जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से मसले एहतियात और सब्र से ख़त्म हो सकते हैं, रोके जा सकते हैं। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फ़िलहाल आपने सुना कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सीबा असलम मैम थी, जिन्होंने बताया कि इम्पार जो है वो कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि आप पूरी जब डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकें। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल सके कि अगर आपके आसपास एरिया में ऐसा कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से इन सारी चीज़ों से डील करना है। और हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा आपके माइंड में क्या है, क्या बेहतर कर सकते हैं आप। आपके माइंड में कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।